इजी KYC करके स्टार्ट तो कर लेते हैं, हाँ। लेकिन बाद में जब उनको रिटर्न नहीं बनता तो हमारे पास आते हैं, सलाह लेते हैं, पर वो पेशेंस का यहाँ खेल है। जिसमें कि जो ट्रेडर हैं वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, महंगी गाड़ी ले रहे हैं, असली लाइफ में क्या होता है? सब जहाँ निवेश करें वहाँ से हट जाइए, और जहाँ जब लोग भाग रहे हो तो निवेश कर दीजिए चुपचाप। अगर कोई गारंटी माँ बोल रहा है कि मैं आपको इतना पैसा कमा के दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको स्कैम है, सावधान हो जाइए। क्या क्या ऑप्शन है लोग के पास अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है अपने पैसा को? देखिए, मैं पिछले 20 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, और म्यूचुअल फंड से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है अभी लोगों को पैसा बढ़ाने के लिए। म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, और शेयर मार्केट में एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट उसको मैनेज करती है फंड को, जो कि फंड्स जो है अच्छा ग्रो करता है। अच्छा, ठीक है। और बाकी तो इंश्योरेंस का भी यूलिप प्लान्स भी होता है, उसमें भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, और आपका PPF है, इस तरह का भी इन्वेस्टमेंट है जो पहले चलता आ रहा था। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 15 से 20% का सालाना बन जाता है लंबे समय में। अच्छा, तो म्यूचुअल फंड्स को लेके एक जो धारणा लोगों में रहती है कि जब अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको पता होता है कि मेरा पैसा जो है मान के चलिए रिलायंस में गया है, या फिर कह लीजिए कोई भी एक बड़ी कंपनी में, या फिर कह लीजिए TVS मोटर में, किसी नामचीन कंपनी में जा रहा है। म्यूचुअल फंड में ये ट्रांसपेरेंसी लोग को नहीं पता रहता है कि हाँ किस कंपनी में हमारा पैसा जा रहा है, तो ये कैसे काम करता है? देखिए, म्यूचुअल फंड में सारा चीज़ का ट्रांसपेरेंसी रहता है। उसका फंड का फैक्ट शीट आता है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका किस कंपनी में पैसा लगा हुआ है। अच्छा, उसमें आप सब देख सकते हैं कि आपका किस कंपनी में पैसा लगता है, और ओरिएंटेड होता है म्यूचुअल फंड, जैसे कि लार्ज कैप ओरिएंटेड। हाँ। तो लार्ज कैप फंड जो होता है वो बड़ी बड़ी कंपनी में, टॉप 100 कंपनी में पैसा लगाएगा। अच्छा। कुछ कंपनी होती है मिड कैप, तो मिड कैप में आपका पैसा लगता है 101 कंपनी से 250 कंपनी का जो मार्केट कैप है। उसके बाद स्मॉल कैप का फंड आता है। कुछ फंड्स होते हैं फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप, जो कि आपका डाइवर्सिफाइड, माने सारे यूनिवर्स में टॉप 500 कंपनीज में पैसा लगाती है अपने। तो इस और आपका दिखेगा कि ये फंड, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है कि HDFC फ्लैक्सी कैप, वो किस जगह पैसा लगा वो आप अगर चाहेंगे तो आपको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं कि आपको मनी कंट्रोल में कहाँ पैसा लगाया है। अच्छा, तो ट्रांसपेरेंसी है। और जो निवेशक जो खुद से इन्वेस्ट करते हैं वो उतना जैसे बैलेंस शीट वगैरह सब नहीं चेक कर पाते हैं। ऐसे एक एग्जांपल कि आज से तो 15 साल पहले मान लीजिए अनिल अंबानी का स्टॉक बहुत बढ़िया था, अनिल अंबानी कंपनी, लेकिन वो बड़ी कंपनी थी, लेकिन बाद में डूब गई। तो फंड मैनेजर यही देखना है कि कौन सा कंपनी आने वाला समय में काम कर रहा है अच्छा, और किसका कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, उस हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, किसी में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, कंपनी का गवर्नेंस अच्छा नहीं है, तो उस सब कंपनी में उन लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये काम फंड मैनेजर का है, और फंड मैनेजर करीब हाईली क्वालिफाइड होते हैं, IIMs और उससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन उनका रहता है, और बड़ी 1,50,000 ऐसे करोड़ों रुपए मैनेज करते हैं वो लोग। तो बात क्योंकि पैसे से है और लोग का लगाव रहता है कि पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो एक तरफ ऑप्शन आता है गोल्ड, एक तरफ ऑप्शन आता है ज़मीन, और एक तरफ ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड। तो तीनों में सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न कौन दे सकता है? देखिए, अभी तक तो सबसे अच्छा रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड ही दिया है। अच्छा, गोल्ड, ज़मीन और आपका इक्विटी से। हाँ। उसके पीछे का कारण ये है कि मान लीजिए कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं या ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़मीन में भी इन्वेस्टमेंट आप 15 साल 20 साल के लिए करेंगे तब आपको एक अच्छा रिटर्न दिखेगा। और रिस्क भी रहता है, कोई फर्जी ज़मीन पकड़ा गया तो वो भी दिक्कत है। और उसमें आप क्या है कि ज़मीन आप खरीद लिए, मान लीजिए 10 डेसिबल ज़मीन खरीदे, और आपको बेचने का कुछ पैसा चाहिए उसको, तो आप पार्टली बेच नहीं सकते, पूरा बेचना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आप कुछ पार्ट बेच दिए, आपको ज़रूरत है तो उतना ही, जितना ज़रूरत है उतना बेच के आप निकल सकते हैं। तो लिक्विडिटी है, जब चाहे तब आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। हाँ, ये तो है। तो मिनिमम अमाउंट क्या होता है अगर किसी को म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो? म्यूचुअल फंड में मिनिमम अमाउंट 5,000 से 1 टाइम होता है, और SIP आज के डेट में तो 100 रुपये से भी है। अच्छा। लेकिन 1,500 से स्टार्ट कर सकते हैं SIP सिस्टम। तो ये तो जो अमाउंट है, कोई अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो वो अगर अपना SIP या फिर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे कर सकते हैं? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट अगर उसके पास कुछ पॉकेट मनी है तो उससे वो सेव कर सकता है 500 रुपये महीने से, 1,000 रुपये महीने से। अच्छा। अगर कोई जॉब कर रहा है, स्टार्टिंग जॉब है,
तो अगर कॉलेज से निकल के जॉब में आ गया तो वो अपना सेविंग कर सकता है। अच्छा। वो अपना सेविंग माने सैलरी से 25% 30% सेव करना स्टार्ट करे कम से कम, तो उसको एक लंबा समय में रिटायरमेंट के समय बहुत बड़ा कॉर्पस बनेगा। सही बात है। तो उसको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि कोई सेविंग्स कर रहा है और जस्ट जॉब से निकला है और सेविंग करना स्टार्ट किया, सबसे पहले वो रिटायरमेंट फंड लिए। अच्छा। क्योंकि आज अर्ली रिटायरमेंट के आजकल दौर है। हाँ, लोग चाहते हैं कि जल्दी हाँ, जल्दी रिटायर कर जाए और हाँ, बड़ा कॉर्पस हो जाए, 45 की उम्र में रिटायर कर जाए, 55 की उम्र में रिटायर कर जाए। अगर वो 22-23 साल का या 25 साल का युवक है और वो चाहता है कि हम 25 45 55 के आसपास में रिटायर कर जाएं, तो उसके पास एक 25-30 साल का समय है और वो छोटा पैसा इन्वेस्ट करते 3,000 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके वो करोड़ों रुपये बना सकता है उसमें। अगर कोई डिसाइड कर लिया कि म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना है तो ऑनलाइन बेस्ट रहेगा या फिर ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन का यहाँ ऑप्शन नहीं, यहाँ 2 ऑप्शन चल रहे हैं। एक तो डायरेक्ट ऑप्शन आता है, एक रेगुलर ऑप्शन है। अच्छा। ठीक है, ऑनलाइन सब डायरेक्ट और रेगुलर दोनों ऑनलाइन होगा, दोनों ऑफलाइन भी हो सकता है। अच्छा। उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो आप किसी एडवाइज़र से अगर कर रहे हैं तो वो रेगुलर ऑप्शन करेगा जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा। और अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट ऑप्शन कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके थ्रू अगर किसी को कराना है तो वो कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, अगर आसान से आसान भाषा में अगर हम समझना चाहें तो? देखिए, कोई अगर पहली बार कर रहा है तो उसको KYC बनाना पड़ता है। उसको अपना आधार पैन सब देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, हम लोग उनका KYC बनाएंगे और फिर उनका प्रोसेस कर देंगे ऑनलाइन ऑफलाइन जो प्रोसेस हम चाहेंगे। अच्छा, तो आपसे मिलना होगा, KYC कराना होगा, इसमें क्या खर्च आ जाएगा? देखिए, उसमें कोई खर्च नहीं है। अच्छा, क्योंकि लोग डरते हैं ऐसे, ऑनलाइन में पता होता है लोग को कि बस वहाँ पे गए रजिस्टर किए खुद से, लेकिन और भी बहुत सारा चीज़ है जो ऑफलाइन में जो आप ऑफ़र कर सकते हैं वो ऑनलाइन नहीं मिल रहा है। एक 1-to-1 कह लीजिए 1-to-1 बात करना या फिर समझाना इस चीज़ को, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। तो आपके पास अगर कोई आ रहा है तो पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं देखिए, जानना चाह रहा हूँ। नए निवेशक अगर अपने से करेंगे तो फिर वहाँ पर वो पेशेंस का यहाँ खेल है। हाँ। लंबे समय में आपको जो फंड मैनेजर जो आप फंड मैनेजर तो मैनेज कर रहा है, लेकिन आपके साथ जो एडवाइज़र है जो आपका फंड को देख रहा है, वो आपको गाइड करेगा कि किस फंड में आप निवेश कर रहे हैं। अगर फंड परफॉर्मेंस किसी कारण से अच्छा नहीं हो रहा है तो चेंज कर सकता है वो आपका। अच्छा। फंड आपको सलाह कर देगा इस फंड से निकल के किसी और फंड में चले जाइए। ठीक है, और डे बाई डे कोई नया फंड भी आता रहता है मार्केट में। जैसे गोल्ड का मल्टी एसेट फंड आ गया, अभी अचानक गोल्ड चल रहा है, जैसे मार्केट में अभी गोल्ड एंड सिल्वर बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो लोग आपको गोल्ड एंड सिल्वर में भी SIP करवा देंगे, हम लोग के थ्रू अगर करेंगे तो आप। अच्छा, स्टार्ट कैसे हुआ ये जर्नी आपका? स्टार्ट जर्नी मेरा थोड़ा सा ऐसा हुआ कि मेरे पापा का इन्वेस्टमेंट था। अच्छा। सबसे पहले तो 93 में म्यूचुअल फंड में। तो वो फंड जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं देख रहा था कि फंड वो करीब 20,000 का इन्वेस्टमेंट था। तो मैं देखने गया कि क्या फ़ंड का वैल्यू है। तो उस समय मार्केट थोड़ा क्रैश हुआ था और फंड वैल्यू करीब करीब बराबर दिख रहा था। और जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि 1 साल पहले अगर आए होते तो आपका फ़ंड 4 गुना बढ़ा हुआ था। अच्छा। तो उस समय एक आपका ये करेक्शन हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब क्रैश किया था तो उसके बाद वर्ल्ड का इकोनॉमी थोड़ा हिला हुआ था तो मार्केट गिर गया। तो मैं उस 2003 से मैंने देखना स्टार्ट किया और फंड फिर बढ़ते बढ़ते 1 साल में डबल हो गया फिर से। अच्छा। और तब तक फिर मैंने सोचा कि म्यूचुअल फंड का ही काम किया जाए। अच्छा। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया MFI का। म्यूचुअल फंड का एक कोड होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया के थ्रू से। तो एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को एक लाइसेंस मिला। अच्छा। MFI का लाइसेंस मिला, तब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गया। अच्छा, आज के टाइम में अपस्टॉक्स या फिर जीरोधा इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आ चुकी है मार्केट पे, तो उससे आप जैसे अपने इंडिविजुअल लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, इससे हम लोग को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इससे फ़ायदा हुआ हम लोग को। अच्छा। इसलिए फ़ायदा हुआ कि लोगों के पास लोग अपने से निवेश करना स्टार्ट किए हैं पहले से पेनिट्रेशन बढ़ गया है। लेकिन जब लोग खुद से निवेश करें तो उनसे गलतियां ज़्यादा हो रही है। जो हम लोग के थ्रू आ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर रिटर्न पा रहे हैं। तो अपस्टॉक और जीरोधा वगैरह जो भी है उनसे स्टार्ट करते हैं लोग, लेकिन बाद में वो किसी ना किसी एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं,
क्योंकि उसमें क्या होता है, जब आप अपस्टॉक या जीरोधा से देखते हैं तो जो फंड परफॉर्म कर चुका होता है, जिसका आउट परफॉर्म दिखता है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं जो ऑलरेडी रिटर्न बना चुका है। फिर बाद में लगता है कि उसमें क्या थीमेटिक फंड में भी चले जाते हैं। जैसे IT बहुत अच्छा परफॉर्म किया कोरोना के बाद, तो सब डिजिटल फंड ले लिए और फिर 2 साल तक डिजिटल रिटर्न नहीं दिया। वही अगर हम लोग ने दिया था फ्लैक्सी कैप, वो अच्छा रिटर्न बना के दिया, या स्मॉल कैप दिया, वो उसने अच्छा रिटर्न बना के दिया निवेशक को। तो क्या होता है कि फंड अपस्टॉक वगैरह से लोग क्या करते हैं कि एक तो मैंने इजी KYC करके स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में जब उनको रिटर्न नहीं बनता तो हमारे पास आते हैं, सलाह लेते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करें, तो एक हैबिट बन जाता है उनका इन्वेस्टमेंट करने का। सही है। तो मार्केट की बात हो रही है, तो कभी इंट्राडे ट्राई किया आपने? हाँ, मैं ब्रोकिंग का भी काम करता हूँ। अच्छा। स्टॉक ब्रोकिंग का काम करता हूँ मोतीलाल ओसवाल और नोवामा के थ्रू। अच्छा। तो हम लोग स्टॉक ब्रोकिंग भी मैंने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो इंट्राडे में सबसे बड़ा प्रॉफिट अब तक आपने कितना का बुक किया? देखिए, इंट्राडे में हम लोग काम करते हैं स्टॉक बेसिस में। तो सबसे बड़ा प्रॉफिट शायद 10-15 हज़ार का होगा एक दिन में। अच्छा। सबसे बड़ा लॉस इंट्राडे में सबसे बड़ा लॉस भी 10-12 हज़ार का है। अच्छा, मतलब आप देखिए, इंट्राडे में जितना आप प्रॉफिट करना चाहेंगे, आप ₹1,00,000 भी कमाता है मेरे फ्रेंड, वो ₹1,00,000 50,000 लॉस भी कर देता है। तो जितना आप प्रॉफिट कर सकते हैं उतना ही आप लॉस कर सकते हैं। तो इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे, और एक आजकल चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ज़्यादा आपका हाई रिस्की प्रोडक्ट है, वहाँ पैसा रिटर्न नहीं होता, वहाँ डूब जाता है। ठीक है, तो हम लोग इंट्राडे कम सजेस्ट करते हैं, होल्डिंग के लिए ज़्यादा निवेश करिए, सेफ है। तो आपको 10-15-20 साल, जैसा आपने बताया, 20 साल टोटल एक्सपीरियंस है मेरा। ओके। तो आपने बताया कि 20 साल हो गए आपको इस फील्ड में रहते हुए, तो आपने 2008 की मंदी भी देखी होगी और कोरोना काल भी साथ में देखा। तो कैसे इस टाइम पे कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा होता है? देखिए, 2007 का मंदी और कोरोना का मंदी दोनों अलग मंदी था। 2007 में मंदी थोड़ा लंबा था, उस साल भर तक मार्केट को बॉटम लगा बनने में। तो उस समय निवेशक कम थे मार्केट में। शुरू का इन्वेस्टमेंट था लोगों का, पहला इन्वेस्टमेंट था उस समय लोग, और काफ़ी बड़ा मंदी था वो, माने 70% 50% वैल्यू गिर गया था। लेकिन एक साल बाद वो फिर रिकवर कर गया। और कोरोना का मंदी जो आया वो बहुत शॉर्ट पीरियड का मंदी था, उसमें पता ही नहीं चला लोग पहले कि मंदी आया कब और तेज़ी कब आ गई। तो उसमें हुआ क्या कि लोग पहले तो डरे हुए थे कि हेल्थ के प्रति थे, तो उतना लोगों को पता ही नहीं चला म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है। अच्छा। सब कोरोना में ही बिजी थे। तो और 6 महीने के बाद 3 महीने के बाद मार्केट रिकवर करने लग गया और काफ़ी अच्छा रिकवर किया। अच्छा रिकवर किया। ये तो है। रिकवर करके उस मार्केट ने 3 से 4 गुना पैसा बना दिया लास्ट 3-4 साल में। हाँ, ये भी है। तो ये भी इसका डिजिटल एरा का भी बहुत फ़ायदा मिला कि उस समय इंटरनेट नहीं था लोगों के पास, एक लंबा प्रोसेस होता था कि आप जाएं ब्रोकर के पास और इस तरह से होता था। तो अभी लेकिन ऐसा है कि इंटरनेट था, लोग देख पा रहे थे क्या चार्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो लोग में ज़्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जब इंटरनेट आया, इंटरनेट का युग जब आया और जब ईजी इंटरनेट आया, तो लोग का भरोसा बढ़ा मार्केट में। भरोसा नहीं, इसमें क्या हुआ है कि जब जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हुआ स्टार्ट, तो उसमें हुआ क्या कि जो IT प्रोफेशनल थे जिनके पास हम लोग मिल नहीं पाते थे, बेंगलोर में मोस्टली रहते हैं या पुणे में रहते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे और उनको टाइम मिला। तो उन्होंने वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेशनल्स है, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया, जो पहले वो लोग कर नहीं पा रहे थे और उनके पास कोई एडवाइज़र जा नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था। वो ऑनलाइन अपने से खुद से खोल के उन्होंने एक नया जनरेशन जो है वो म्यूचुअल फंड के थ्रू और स्टॉक मार्केट में नया जनरेशन एंट्री मारा है उस समय कोरोना के समय में। काहे कि अपस्टॉक और जीरोधा का अकाउंट बहुत जल्दी खुल रहा था, लोग घर में बैठे बैठे अकाउंट खोल रहे थे और वर्क फ्रॉम होम के चलते लोग ज़्यादा मिलना जुलना भी नहीं था किसी से, तो लोग इंट्राडे और म्यूचुअल फंड में कुछ कमा के अपना टाइम पास कर रहे थे। हम लोग इंटरनेट पे देखते हैं कई ऐसे रील आते हैं जिसमें कि जो ट्रेडर हैं वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, महंगी गाड़ी ले रहे हैं। असली लाइफ में क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में निवेशक को उस तो सब जो दिखाता है कि विदेश यात्रा कर रहे हैं या हाई लाइफ दिखा रहे हैं, वो सब फ्रॉड्स है। वो सब माने लोगों को
लुभाया जाता है, लेकिन निवेशक है वो अपने पैसे को अगर सुरक्षित रखे, कम खर्च करे तो ज़्यादा बेटर है। उनका लाइफस्टाइल नॉर्मल होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट का, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े निवेशक है, वो एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। आज भी वो छोटा गाड़ी में ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो वो पैसा कोई पैसा से रोटेट कर रहे हैं। अगर आप पैसा बना रहे हैं तो उस पैसा को आप मल्टीपल करते जाइए, कंपाउंडिंग करेंगे तो आपका वेल्थ बहुत बड़ा बनेगा। तो निवेशक को आपको ज़्यादा पैसा खर्च करने से अच्छा इन्वेस्टमेंट में ही यूज़ करना चाहिए। ये बस अपना कोर्स सेल करने के लिए कोर्स सेल कर रहे हैं लोग, कोर्स सेल कर रहे हैं। कोर्स सेल करने के बाद आज से भी उनको पीछे पड़ा भी हुआ है काफ़ी, फॉल्स ट्रेडिंग सिखा रहे हैं लोगों को। हाँ हाँ। तो ये सब चीज़ तो मार्केट में देखिए अभी चला है, शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में लोग फंस रहे हैं। लेकिन पैसा आपको लॉन्ग टर्म में ही बनता है। जैसे गोल्ड में भी अगर किसी का पैसा बना, जो आज आप 1 साल में गोल्ड, 1-2 साल में गोल्ड ने डबल कर दिया पैसा, लगभग 126% का। लेकिन गोल्ड में जिसका इन्वेस्टमेंट पहले का 2005 का जो 5,000 का था, वो आज 1,20,000 हो गया। तो आपको समय लगेगा पैसा बनने में, कम से कम 5 साल 10 साल समय दीजिएगा तभी पैसा बनता है। शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट लक है। कभी आपका शॉर्टकट में रिटर्न अच्छा बन जाता है, किस्मत अच्छा है तो कभी कभी बहुत अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। 1 साल में पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। कुछ स्टॉक्स में अच्छे हो जाते हैं, तो वो चलता है। लेकिन कोशिश करना है कि हमेशा इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म सोच के, शॉर्ट टर्म सोच के नहीं आना चाहिए मार्केट में। ताकि मार्केट आप पर डिपेंड नहीं है। मार्केट में आना है, मार्केट में आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में अप भी है, डाउन भी है, और कब डाउन होगा वो भी नहीं मालूम है, कब अप होगा वो भी आप किसी को नहीं मालूम रहता है। कल मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाता, तो वॉर हो जाता तो मार्केट कुछ साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए डाउन रह सकता था। तो बहुत सारा सिनेरियो होता है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, उस पर भी मार्केट डिपेंड करता है। नेचुरल कैलेमिटीज़, इस सारा चीज़ों पर मार्केट डिपेंड करता है। ये किसी के हाथ में नहीं है। तो जब भी आप निवेश करने का सोच रहे हैं इक्विटी मार्केट में, तो कम से कम 3 से 5 साल का निवेश करने का सोचिए। लोन लेके निवेश ना करें। बहुत लोग लोन लेकर भी निवेश कर लेते हैं। आजकल तो वो भी मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है ऐप्स में, और फिर लोग पछताते हैं। लोन लेके निवेश करना बहुत खतरनाक है। अपने पूंजी से निवेश करें और टाइम दें। निवेशक को ये देखना है कि मैं कितना टाइम दे सकता हूँ अपने निवेश के लिए। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मान लीजिए हम 100 रुपये कमाते हैं, ठीक है, तो आप कितना रुपए आप सजेस्ट करेंगे? कोई भी आदमी अगर 100 रुपये कमा रहा है तो कितना रुपए उसमें से इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, आइडियली जो है निवेश 30 से 30% करना चाहिए मैक्सिमम, और 10% मिनिमम। अच्छा। अगर आप 10% मिनिमम कम से कम तो करना ही चाहिए निवेश लोगों को अपने सैलरी का। और मैं अगर अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो 30% रिटर्न इन्वेस्ट करिए, 30% तक, लेकिन रेगुलर करिए। सिस्टमेटिक वे से रेगुलर इन्वेस्ट करिए, 30%, 25% जो भी आप चाहते हैं, और उस पर टॉपअप कर लीजिए। हर साल सैलरी बढ़ रहा है 10%, 12% हाइक हो रहा है, वो 10%, 12% का आपको इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा लीजिए करिए। एक बुक जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड? एक बुक जो प्रभावित करती है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है रिच डैड पुअर डैड। अच्छा। ये रॉबर्ट कलस्की ने लिखा है। ये काफ़ी परिचय फेमस बुक है, पढ़ा है। तो वो बुक्स लोग पढ़ेंगे तो उससे समझ में आएगा कि निवेश, बच्चों को कैसे निवेश सिखाया जा सकता है, माने अर्ली स्टेज से, वो आपको बहुत हेल्प करता है। और वॉरेन बफेट का कुछ कोट्स है, वो आप देख सकते हैं। वॉरेन बफेट का बहुत अच्छा कोट्स है कि जैसे लोग अभी जिस जगह तेज़ी आती है जब, तो लोग वहाँ भेड़ की तरफ माने इन्वेस्टमेंट कूद जाते हैं, और जब मार्केट गिरता है तो सब भागने लगते हैं। तो उनका कहना है कि जब सब जहाँ निवेश करें वहाँ से हट जाइए, और जहाँ जब लोग भाग रहे हो तो निवेश कर दीजिए चुपचाप। तो वैल्यूएशन माने उनका वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कॉल है कि आप सस्ते में खरीदिए और महंगे में बेचिए। देखिए, हर्षद मेहता 92 में फेमस हुए थे। अभी यह कि आपको जानना है कि इंडिया का जो है इक्विटी मार्केट का इतिहास क्या है। तो इंडिया का इक्विटी मार्केट का जो इतिहास है पिछले 40 साल का है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। फर्स्ट टाइम इंडियन इक्विटी मार्केट बूम आया 92 में, हर्षद मेहता के समय। उस समय इंडिया एक गरीब देश था, और जितनी कंपनियां जैसे HDFC बैंक, मारुति, हीरो होंडा, इन्फोसिस, सब नई नई कंपनियां थी। HDFC तो आई भी नहीं थी। तो उस समय मार्केट काफ़ी
माने छोटा मार्केट था इंडिया का, बहुत छोटा कंपनी, इंडियन कंपनीज काफ़ी छोटी थी वर्ल्ड में, एज अ कंट्री भी हमारे बहुत छोटा इकोनॉमी था। तो पहला बूम आया, वो रेगुलेटेड नहीं था मार्केट, सेबी उसमें रेगुलेशन नहीं था। 2001 के बाद रेगुलेटर आया सेबी का, मार्केट को रेगुलेट करने लगा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि फिर 2001 तक आते आते मार्केट का सेकंड फेज़ आ गया। उसमें हमारी जो कंपनियां, भारतीय एयरटेल आ गई, HDFC बैंक आ गया, ICICI बैंक आ गया, IT कंपनी बढ़ गई, सब कंपनी बड़ी होने लगी, मारुति कंपनी बड़ी हुई, सब कंपनी का एक स्कोप बन लगा कि अब ये इंडिया ग्रो कर रहा है 2002 के समय। और जो आपका जो काम करने का तरीका था वो भी बदल गया था, डिजिटल हो गया। आपके रियल टाइम आपको दिख रहा था कि किस स्टॉक में आप खरीद रहे हैं, कब बेच रहे हैं, सब ऑनलाइन हो गया था तब तक। तो उसका फ़ायदा FIIs ने उठाया था। अच्छा। जो फॉरेन इन्वेस्टर, उन्होंने काफ़ी पैसा उस समय लगाया, तबकि इंडियन इन्वेस्टर जो थे वो डरे हुए थे, उनको विश्वास नहीं था कि इंडियन का मार्केट बढ़ेगा। तो 2003 से जो मैं देख रहा था मार्केट को, अपना सेंसेक्स 3000 था और 5 साल में सेंसेक्स पहुंच गया था आपका 21,000, माने 2008 आते थे 21,000 हो गया था सेंसेक्स। उसके बाद लेमन क्राइसिस हुआ तो फिर मार्केट गिर के 10,000 के आसपास आया, और ये चला 2018 तक, जो FIIs का कंट्रोल था मार्केट पे। उसके बाद जो है 2012-13 से SIP बैक बढ़ने लगा, जो हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड, DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। तो DIIs का जब मार्केट में शेयर बढ़ने लगा, तो अब क्या है कि मार्केट में DIIs का बहुत अच्छा बड़ा रोल हो गया है। म्यूचुअल फंड जो है, इसके पास म्यूचुअल फंड हुई, LIC हो गई, PF का पैसा सब इक्विटी में जा रहा है। तो अब FIIs पैसा निकालता है तो उतना मार्केट गिरता नहीं है जो पहले गिरता था। पहले क्या होता था, FIIs जब पैसा निकालता था मार्केट क्रैश कर जाता था। अभी FIIs निकालता भी है, काफ़ी पैसा FIIs निकाल रहे हैं। आप लोग सुने होंगे कि पिछले 1.5 साल से FIIs का पैसा नहीं आ रहा है इंडिया मार्केट में, लेकिन इंडियन मार्केट उतना गिर नहीं रहा है। इस कारण क्योंकि SIP बैग अभी 26-27 हज़ार करोड़ का है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। हर महीना 27,000 करोड़ मार्केट में आ जा रहा है नया। और ये रेगुलर बेसिस पे है। और PF वगैरह जो पहले नहीं होता था वो भी, NPS वगैरह का भी पैसा आपका इक्विटी में आ रहा है, LIC में यूलिप्स वगैरह का पैसा भी मार्केट में आ रहा है। इस कारण से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए हैं लास्ट 4-5 सालों से। तो अभी क्या है, मार्केट का कंट्रोल म्यूचुअल फंड के हाथों में है, और म्यूचुअल फंड का सादा पैसा रिटेल्स का है, तो रिटेल के हाथ में मार्केट आ गया है। तो इसमें 3 प्लेयर हैं। एक तो जो डायरेक्ट खुद से खरीद बिक्री करते हैं, जिसको हम लोग शेयर, जो डायरेक्ट इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू जो इन्वेस्ट करते हैं, और एक आपका FIIs आ गए, अच्छा, जो फॉरेन से आ रहे हैं, ठीक है। तो तीनों का जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मार्केट चलता है। तो जैसे ही FIIs का पैसा आने लगता है, मार्केट तेजी से बढ़ने लगता है। तो FIIs का पैसा बहुत कारण से कभी नहीं आएगा, कभी आएगा, कभी डॉलर का बढ़ रहा है तो बोल के रुक जाता है, कभी अमेरिका में कुछ हो रहा है तो बोल के रुकेगा। तो FIIs के मार्केट में आना है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं FIIs। अभी उनको लगता है चाइना सस्ता हो गया तो चाइना में चले गए, या ताइवान का मार्केट सस्ता, वहाँ चले गए। तो वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं कहाँ मार्केट सस्ता, वहाँ इन्वेस्ट करें, 1 साल के बाद फिर इंडिया में आ जाए, फिर 1 साल बाद फिर इंडिया से निकलें। लेकिन इंडियन मार्केट अब पहले से काफ़ी मैच्योर्ड है। जो पहले मार्केट था आज से 10 साल 15 साल पहले, उससे काफ़ी मैच्योर्ड हो गया मार्केट इंडिया का। तो अब जो करेक्शन है वो लिमिटेड है, 10-12% करेक्शन होता है, उससे ज़्यादा नहीं। हम लोग ने 50% तक करेक्शन देखा है मार्केट में। हर्षद मेहता के समय हुआ, 2001 में हुआ और 2008 में हुआ। उस तरह करेक्शन आपको उसके बाद नहीं दिखा अभी तक। कोरोना में भी 20-25% का करेक्शन हुआ था, और 10% मार्केट का करेक्शन कोई बचा नहीं सकता, वो प्रॉफिट बुकिंग होता रहता है मार्केट में। उतना करेक्शन अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो 10-12% का मार्केट डाउनफॉल कोई नहीं रोक सकता उसको बचाने से। हर फील्ड में स्कैम होते रहते हैं, तो आज के टाइम पे कोई ऐसा स्कैम जो आपको लगता है अभी हो रहा है आपके फील्ड में? देखिए, स्कैम होते हैं इन्वेस्टर की गलती से। म्यूचुअल फंड में कोई स्कैम नहीं है। पहला तो आपको जब भी इन्वेस्ट करना है, रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन उसके थ्रू करना चाहिए। लोग जो स्कैम कर रहे हैं कि किसी को दे दिए पैसा और वो पैसा बना के दे रहा है आपको, 5% कमिटमेंट कर रहा है। क्या कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, यहाँ कोई गारंटी नहीं है मार्केट कब बढ़ेगा कितना, कोई गारंटी दे नहीं सकता। अगर कोई गारंटी दे के पैसा ले रहा है वहाँ स्कैम है। कुछ बोलता है कि मैं 5% महीना दूंगा, 10% महीना दूंगा, चाहे वो बिटकॉइंस में हो, चाहे आपका क्रिप्टो में हो, या म्यूचुअल इक्विटी में हो, या कमोडिटीज़ में हो। कहीं पर भी अगर कोई गारंटी बोल रहा है कि मैं आपको इतना पैसा कमा के दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको स्कैम है।
सावधान हो जाइए। सावधान हो जाइए। वो आपका पैसा, और दूसरा है कि आप पैसा कैसे लगाते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको कि कोई अगर कमिटमेंट कर रहा है, आपको 10% 5% महीने का दे रहा है, तो निवेशक को मालूम है कि ये पॉसिबल नहीं है, तब भी निवेशक लालच में आके वहाँ पैसा दे देते हैं उस व्यक्ति को, ठीक है। और वो व्यक्ति क्या करता है कि उनको और अलर्ज है कि उनके फ्रेंड्स को भी बोलता है कि आप मेरे साथ और लोगों को जोड़ देंगे। अच्छा। उस पर भी आपको हम कुछ देंगे। तो वो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ लेता है उनसे, और उनका भी 2 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट उसके थ्रू कराने लगता है। उसमें कमीशन रहता है। उसमें उसका कमीशन रहता है। तो क्या होता है कि उसमें वो 25-50 लाख रुपया उस एक व्यक्ति से खींच लेता है। ऐसे वो अगर 10-12 अपना एजेंट बना लिया तो 5-6 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अभी सुनने में आता है कि 200 करोड़ का घोटाला हो गया, 50 करोड़ का घोटाला कर गया जमशेदपुर में, रांची में फलाना ने इतना घोटाला हो गया, ऑफिस चल रहा था, हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे। तो इसमें हम लोग कहना है कि निवेशक का ज़्यादा गलती है इन स्कैमर से। स्कैमर तो लालच दिया, वो लालच में आके फंस गए, और निवेशक को सब पता होते हुए उसको मालूम है कि भागेगा, लेकिन वो तब भी अपने दोस्तों को भी फंसा दिए उसमें, ठीक है। पॉन्जी स्कीम। और फिर उसके बाद वो चले जाते थाना में कि मेरा पैसा लेकर भाग गया, ठीक है। तो निवेशक और पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि किसी कंपनी, टाटा स्टील कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, उन लोग पढ़े लिखे लोग ये काम करते हैं। गाँव में भी ऐसा स्कैम होता है, गांव में भी पहले स्कैम होता था, लेकिन आजकल जो स्कैम होता है ज़्यादा लालच दिखा। पहले गांव में क्या होता था कि एफडीज के नाम में स्कैम होता था, 3 साल 4 साल में डबल करने का, कि आपका कोई कंपनी आई, इसको कहते थे हम लोग NBFC, वो गारंटी देता था 3 साल में पैसा डबल करके देंगे, FD की तरह 3 साल 4 साल। तो वहाँ पर भी था, तो वो थोड़ा सा दूसरे टाइप से। आजकल तो इक्विटी मार्केट में महीने का लोग 10% चाहते हैं, तो उस तरह का स्कैम से लोगों को बचना चाहिए, और अपना खुद सोचना चाहिए कि मार्केट 10, 12, 15% से ज़्यादा रिटर्न देता नहीं है नॉर्मली, वो इसका स्ट्रेंथ है। और 15%, 18% अगर रिटर्न आपको लंबे समय मिलेगा तो अच्छा पैसा बन जाता है। 5 साल से अगर 5 साल में पैसा डबल हो जाए तो बहुत अच्छा है। 3 साल में हो रहा है तो आपका बहुत अच्छा आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। और 1 साल में अगर आप पैसा डबल करें तो आपका लक बहुत अच्छा है। ये समझिए कि आप बहुत लकी हैं कि आपने 1 साल में पैसा डबल कर लिया। नॉर्मली 5 ईयर्स में आप अगर डबल कर रहे हैं तो बहुत अच्छे इन्वेस्टर आप हैं। तो ये जो आज ये पहले के जो इन्वेस्टर थे उनको पता होता था कि हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। लेकिन आजकल जो यूट्यूबर्स आ गए हैं, जो ट्रेडर हैं या फिर यूट्यूबर है, जो अपने को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यूट्यूबर्स के आने से ये ज़्यादा मोटिवेट हुआ ये सारा चीज़? यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि आप फेमस यूट्यूबर्स हैं, संदीप माहेश्वरी हैं। तो वो पहले तो लोगों को सिखाते थे जीवन कैसे जिया जाए। आजकल वो भी फाइनेंशियल एडवाइजरी कर रहे हैं। अच्छा। कि निवेश क्या करिए, कैसे निवेश करिए। और लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उनका साथ भी ये प्रॉब्लम है कि वो उनका कंटेंट जो है हर दिन बदलता है। अच्छा। जो मार्केट में ट्रेंड रहता है उसके हिसाब से वो कंटेंट करने लगते हैं, ठीक है। कंटेंट क्रिएट करते हैं, जैसे जिस चीज़ का ट्रेंडिंग चल रहा है फैशन, उस पर वो सलाह देने लगेंगे। अब थोड़ा दिन मार्केट ख़राब हुआ तो बोलेंगे कि अभी SIP बंद कर लीजिए, अभी SIP का समय अच्छा नहीं है। अच्छा, ऐसा भी बोलते हैं लोग। चल पहले वही यूट्यूबर आपको पहले बोलते थे SIP 25 साल के लिए चलाइए, 30 साल के चलाइए, आपका पैसा बनेगा। फिर कुछ दिन बोलेंगे स्मॉल कैप का SIP बंद कर लो, अभी फंड गिरने वाला है, मार्केट में क्रैश आने वाला है। तो ये सब चीज़ मार्केट को, माने यूट्यूबर्स के थ्रू आपको ज़्यादा सलाह नहीं लेना चाहिए। जो अच्छी बात है वो सुनिए, और जो कभी कभी वो ट्रेंड के हिसाब से जो फॉलो कर चेंज कर लेते हैं वो व्यू को मत सुनिए। क्योंकि उनका एक कंटेंट रहता नहीं। आज के डेट में धुरंधर पिक्चर अच्छा चल रहा है तो बोलेंगे ये धुरंधर पर बना देंगे वो, ठीक है, कि पिक्चर ट्रेंड पकड़ते हैं। मार्केट देखते हैं कि कौन मेरा व्यूअर क्या देखना चाह रहा है, किसके बारे में सुनना चाह रहा है, उसके बारे में बताना चालू कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा और जाके उस पर कुछ पढ़ लिया, 2, 4, 5, 10 किताब 1 साल 2 साल पढ़ लिया। ये एक, मेरे हिसाब से हमको भी ये लगता है कि एक स्किल है जो टाइम के साथ डेवलप होता है और मार्केट आपको सिखाता है। इसके बाद आप जो है तब आप उसमें आप जा सकते हैं। सर सही बात बोल रहे हैं, एकदम बहुत लंबी जर्नी है। लंबी जर्नी है, लंबी जर्नी, छोटी जर्नी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको लंबे समय में पैसा चाहिए, रिटायरमेंट के समय पैसा चाहिए, या बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। एक टर्म है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे गेन करें, तो ये इस पे आप कैसे इसको अचीव कर सकते हैं? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम आज के डेट में हर व्यक्ति कर सकता है अगर वो चाहे तो अपनी लाइफ में।
अब उसका है कि इनकम कितना उस पर डिपेंड करता है और क्या चाहता है, कितना मेरे को कॉर्पस बनाना है कि मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए मेरा। मान के चलिए कि 1 करोड़ किसी को बनाना है तो वो क्या करे? मतलब 1 करोड़ बनाना है, अगर उसको 1 करोड़ 10 साल में बनाना है तो उसको महीने का कम से कम पर डे 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। अच्छा। मतलब 30-35 हज़ार रुपये अगर साल का जमा करेगा म्यूचुअल फंड में SIP महीने का, 30-35 हज़ार महीने का अगर SIP मान लीजिए ₹1,00,000 इनकम है उसका और वो 35,000 रुपये जमा कर रहा है 10 साल में, तो उसका 1 करोड़ बन जाएगा 10 साल में। 10 साल में। अगर वही चाहेगा कि नहीं मेरे पास तो 30-35 हज़ार नहीं जमा कर सकता हूँ, मैं 15,000 जमा कर सकता हूँ, तो 15,000 के लिए 15 साल लगेगा उसको 1 करोड़ बनाने में। इसका सिंपल फॉर्मूला है 15x15 माने 15,000 रुपये महीना 15 साल के लिए 15% का CAGR से। अच्छा। वो 1 करोड़ रुपये बन जाता है। अच्छा। और वही अगर चाहेगा कि नहीं मेरे तो बहुत कम सैलरी है, हाँ, 30,000 मैं 2,000 जमा हम्म, कर सकता हूँ, तो उसको 25 से 30 साल लगेंगे। 30 वर्ष से अगर जमा करेंगे अपना पैसा तो भी 2,000 से भी वो 1 करोड़ बना सकता है। और 1 करोड़ जब एक बार बन गया तो आपका एक बरगद का पेड़ तैयार हो गया। अब उससे आप वो पैसा जो है करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ जो बनता है, उससे क्या होता है कि आप वो हर साल अगर आप बैंक में भी रखेंगे तो वो आपको 1 करोड़ 7 लाख रुपया साल का कमा के देगा 7% से। और म्यूचुअल फंड में अगर रखेंगे 12% तो 12 लाख रुपया कमा के दे रहा है। तो 12 लाख रुपया आपका पैसिव इनकम हो रहा है। तो 12 लाख से आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो गए कि आप हमको काम नहीं भी करें तो मेरे को 12 लाख रुपया आ रहा है, जिससे हम अपना खाना रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल है वो मैं जी सकता हूँ, चाहे वो आज से 15 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। वो वाला एग्जांपल दीजिए ना जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे, वो पर डे वाला। अब मान लीजिए कि अगर एक बहुत ही छोटा एक रिक्शा वाला भी है या कोई भी एक आदमी है, हर आदमी का 100-50 रुपये खर्चा होता है लाइफ में। कुछ तो लोग गलत कामों में भी यूज़ करते हैं, दारू सिगरेट ये सब में भी यूज़ कर लेते हैं। और कुछ लोग मैंने फास्ट फूड खा के हम लोग 100-200 रुपये खर्चा करते हैं। अब मैं 300 रुपये खर्चा करता हूँ मतलब डेली का अननेसेसरी। अब मैं 300 ना करके उसको 200 कर लूँ, 100 रुपये मैं बचा लूँ सेविंग। 100 रुपये पर डे अगर मैं बचा रहा हूँ तो 3,000 रुपये महीना बच रहा है। 25 साल तक अगर मैं वो जमा करेंगे तो वो 1 करोड़ बन जाएगा। और अगर मैं 50 रुपये पर डे जमा करूँगा मतलब 1,500 रुपये, वो 30 वर्ष तक मैं जमा करूँगा तो 1 करोड़ मेरा बन जाएगा। अच्छा। 50 रुपये डेली? 50 रुपये डेली। आप सोचिए कि वो 50 रुपये मैं खा के उड़ा दिया हूँ, मत देखिए कि वो मेरा पैसा है, उसको SIP कर लीजिए। 50 रुपये डेली नहीं करके 1,500 रुपये महीने का SIP कर लीजिए अब रिटायरमेंट प्लान में, क्योंकि पैसा निकले ही ना। और 1,500 रुपये मेरे जमा होते रहे, उसको मैं देखूंगा नहीं क्योंकि मैं वो यूज़ करूँ, मैं तो ऐसे ही उड़ा दे रहा था। और मैं उसको बचा लिया 50 रुपये, और 100 रुपये की जगह मैं 150 की जगह 100 खर्चा कर दिया डेली का अपना पॉकेट मनी। कोई 300 खर्चा करता हो 200 करे, तो उससे आप उसी से आप पैसा बने अपना फाइनेंस मैंने रिटायरमेंट प्लान कर सकता हूँ उसी पैसा से। अच्छा, ये 30 साल के बाद का या फिर 25 साल के बाद की बात है। हम लोग पहले भी देखे कि मान लीजिए LIC का कोई प्लान था या फिर सहारा, तो उसमें भी लोग बहुत उम्मीद से, जैसे आपने बताया कि 50 रुपये डेली का, 100 रुपये का डेली का, तो इस तरह से लोग बहुत उम्मीद से अपना थोड़ा थोड़ा कटौती करके, महिलाएं हो गए या फिर करके वो डालती थी। और एक टाइम पे क्या हुआ, किसी कारणवश वो कंपनी डूब गया या फिर स्कैम हो गया उनके साथ। तो ये चांसेस कितना रहता है, मान के चलिए कि अगर कोई कर रहा है, सीरियस होकर कर रहा है, तो इसमें रिस्क कितना है ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो? देखिए, सहारा जो था NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में आता था। उसमें वो कमिटमेंट करते थे कि हम लोग आपको फिक्स रिटर्न देंगे। म्यूचुअल फंड कभी फिक्स रिटर्न कमिटमेंट नहीं करता है कि आपको हम कितना पैसा बना के देंगे, मार्केट रिटर्न देंगे। तो यार सेबी से रेगुलेटेड है, तो यहाँ पर कंपनियां भागेंगी नहीं। पहले तो कंपनी रहेगी, कंपनी आपको पैसा मार्केट के साथ बना के देगी, और 100% चांस है कि आपका पैसा 15, 12, 14% से बनेगा ही बनेगा। तो उसमें आपका कोई डाउट नहीं है कि ये भाग जाएगा, ये स्कैम हो जाएगा, मेरा पैसा पूंजी डूब जाएगा सालों का, उस तरह से में प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। दूसरा क्या है कि पहले जो था, पहले इंटरेस्ट रेट मार्केट में काफ़ी हाई था। बैंक में आपको 12%, 14% का रिटर्न देते 90s में। अच्छा। 90s के दौर में क्या होता था, 90s से 2001 तक बैंक का इंटरेस्ट रेट अबव 10%, 12% था, 12-13% का इंटरेस्ट था। तो इसीलिए वो लोग सोचते थे कि मेरा फिक्स रिटर्न 13% है और सरकारी बैंक दे रहा है, तो बैंक में FD करते थे, उसमें 5 साल में पैसा डबल होता था। आज के डेट में क्या हो गया कि 6%, 7% से ऊपर बैंक इंटरेस्ट देता है, आपका 12 साल में पैसा डबल होता है फिक्स डिपॉजिट में आज के डेट में।
तो 12 साल में जब फिक्स डिपॉजिट रिटर्न डबल होता है तो काफ़ी वो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाता है। तो आपका पैसा वही रह जाता है जो आपका इन्फ्लेशन है। मान लीजिए आज 7% का इन्फ्लेशन और 7% का बैंक में इंटरेस्ट है, तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा, तो आपका पैसा का जो क्या बोलते हैं रियल वैल्यू जो है ना वो वही रहता है 10-12 साल बाद। आज 1 लाख है और 12 साल बाद तो 2 लाख हो गया, उसका वैल्यू 1 लाख ही हो जाएगा। तो ये ऐसा तो बैंक को भी पता होता है कि इतना टाइम पे हम जो पैसा दे रहे हैं वो उतना ही हो रहा है, तो वो लोग बढ़ाती क्यों नहीं इस चीज़ को? देखिए क्या हुआ कि बैंकिंग रेवोल्यूशन ये हुआ कि अब आज के टाइम में बैंक लोन सस्ता कर रही हैं। हाँ। तो लोन सस्ता करेगी तो आपको इंटरेस्ट भी कम करेगी। दैट्स वाई कि बैंक अगर बैंक ज़्यादा लोन देगी, महंगा लोन होगा तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगा, इसीलिए लोन सस्ता हो रहा है। तो बैंक का एफडी भी सस्ता हो रहा है। गवर्नमेंट का क्या है कि जब हमारा जीडीपी ग्रो करना होता है तो बैंक को बैंक का लोन इंटरेस्ट कम कर देते हैं हम लोग, और जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है तो बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं थोड़ा, कि पैसा थोड़ा कम खर्चा करें, लोग एफडी में इन्वेस्ट कर दें। 9% तक जाता है एफडी भी, 8-8.5% तक चले जाता है। बीच में थोड़ा दिन 2-3 साल पहले 7-7.5-8% के ऊपर एफडी था, लेकिन अभी घटा रहा है क्योंकि ग्रोथ के लिए बैंक क्या हो रहा है कि होम लोन लेना है लोगों को, कार लोन लेना है, सब तो फाइनेंस से हो रहा है। तो लोन सस्ता करने के चलते बैंक को एफडी का रेट भी कट करना पड़ेगा। अगर बैंक 7% देगा तभी ना 9% में आपको लोन दे पाएगा। अगर बैंक 12% लेगा तो आपको 15-16% चार्ज करेगा लोन का इंटरेस्ट। तो इस कारण से बैंकिंग इंटरेस्ट कम हो रहा है, और आने वाला समय में और कम होगा। अच्छा, आने वाला समय में आपको और कम होगा। यूएस में तो 0.5% 1% चल रहा था, अभी इस बार लास्ट 2 साल में वो 0.5% से बढ़ के 4% हुआ है। इतना सस्ता वहाँ पे लोन है? वहाँ लोन तो 1% 2% में लोन मिलता था पहले, अभी 4%, तो 4-5-6% में अभी वहाँ लोन मिल रहा होगा। यूरोप हो गए, जापान हो गए, ये सब देशों में तो इंटरेस्ट ही नहीं है मार्केट में। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट कुछ नहीं है। जापान में तो आपको पैसा रखने के लिए बैंक को पैसा देना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बैंकिंग का खर्चा कहाँ से निकलेगा? बैंक को रखने के लिए, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए, अच्छा। तो वहाँ पे ये इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए वहाँ ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, तो वहाँ पर लोगों के पास काफ़ी पैसा है, तो वो वहाँ बैंक उस तरह से कमा नहीं पा रही है कि किसको दे लोन। तो लोन भी कम रेट में मिल रहा है वहाँ, और इसी कारण से वहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। जैसे जैसे देश डेवलप होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जाएगा। सही है। म्यूचुअल फंड्स के अलावा और भी क्या सेफर साइड है इन्वेस्टमेंट के लिए? म्यूचुअल फंड्स के अलावा आप सेफर साइड है, यूलिप्स है, इंश्योरेंस कंपनी का। अच्छा, ये क्या होता है? ये यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। आपको इंश्योरेंस के साथ सेम म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट मिल जाता है। अच्छा, साथ में आपको इंश्योरेंस मिल जाता है। अच्छा, वो भी IRDA से रजिस्टर्ड है। उसमें बेनिफिट ये है कि टैक्सेशन का बेनिफिट है थोड़ा। अच्छा, 5 साल के बाद आपको टैक्स नहीं लगेगा जो पैसा में यूनिट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी ग्रोथ होता है टैक्स फ्री पैसा मिलता है, और साथ में आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है इंश्योरेंस का। आप ऐसा भी यूलिप फंड आ गया है जिसमें आपको अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी हो गया आपका साथ में। अच्छा, तो आपका किसी कारण से अगर आप अनसर्टनिटीज़ आ गई, कोई आपके साथ कोई इंजरी हो गया, आप नहीं रहे, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको फैमिली को सपोर्ट मिल गया 1 करोड़ का। ये तो अच्छा स्टेप से साउंड कर रहे हैं कि मतलब आप इन्वेस्ट भी करिए और साथ में आपको इंश्योरेंस भी मिल रहा है। इंश्योरेंस भी मिल जाता है। टर्म प्लान जैसे हम लोग लेते थे पहले, क्या करते थे, टर्म प्लान एक क्लाइंट को दे दिए और साथ में उसका म्यूचुअल फंड में SIP कर दिए। वही कॉन्सेप्ट में यूलिप फंड भी आ गया है। अच्छा, ICICI का है, HDFC का है, टाटा का है, बहुत सारी कंपनियों का है, LIC भी ला रही है। अच्छा, सबके पास इस तरह का यूलिप प्लान है। दूसरा है कि अभी NPS है, नेशनल पेंशन स्कीम। अच्छा, उसमें भी आप जमा कर सकते हैं, वो भी आपका म्यूचुअल इक्विटी ओरिएंटेड है। और आपके पास ऑप्शंस है, फिक्स डिपॉजिट भी है कंपनी के, डिबेंचर्स वगैरह बोलते हैं जो। अच्छा, उसमें भी आप कहीं कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म का नहीं, आपको इक्विटी का वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, 8-9% का रिटर्न चाहिए, तो आप 8-9% तक का फिक्स AAA पेपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC बैंक के, HDFC का होता है, या आपका बजाज फाइनेंस का है, वो सब का FD में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। टैक्स की बात हो रही थी कि हाँ इसमें आप टैक्स भी बचा सकते हैं, तो इंडियन टैक्स सिस्टम जो है आपकी नज़र से कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए?
देखिए, इंडियन टैक्स सिस्टम अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चेंज हो गया है और आने वाले समय में बहुत चेंज हो रहा है। पहले क्या था कि लोग टैक्स बचाने के लिए निवेश करते थे, 80C का बेनिफिट मिलता था उनको। तो 80C में 1.5 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्ट करते थे इक्विटी एलएसएस फंड में, तो आपको 1.5 लाख का रिबेट मिल जाता था। वो आपको टैक्स फ्री, वो पैसा में आपको इनकम से घट के उसमें आपको टैक्स का रिबेट मिलता था, उसमें आपको टैक्स बच जाता था। अब क्या है, गवर्नमेंट ने न्यू रिजीम लाया है, टैक्स का न्यू रिजीम, जहाँ पर आपको आने वाला समय 12 लाख तक कोई टैक्स देना नहीं है। 12 लाख के इनकम तक, 12.5 लाख का इनकम तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब क्या है कि आप वो ओल्ड रिजीम वाला जो है उसमें आप टैक्स बेनिफिट उतना नहीं लेना है, क्योंकि वो आपको बराबर पड़ रहा है। तो आप टैक्स में है कि आप कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, जैसे मान लीजिए कि आप इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट से जो पैसा आया आपके पास, उस पर आपको कम टैक्स लग रहा है। उसमें क्या है कि 1,25,000 तक का प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं है आफ्टर 1 ईयर, और उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में। अच्छा। नॉर्मली अगर कोई आदमी 10-15 लाख के ऊपर कमाता है तो उसको 30% टैक्स देना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में लंबे समय में 20 लाख रुपए कमाया, आपको सिर्फ 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। 1,25,000 का प्रॉफिट के हटाने के बाद। तो आप इतने लंबे टाइम से हैं, तो आपको क्या कुछ ऐसा कभी समझ में आया कि अगर ये सिस्टम आए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज ए कंज्यूमर, एक देश के लिए भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से? कौन सा सिस्टम? टैक्सेशन सिस्टम का। देखिए, टैक्सेशन तो गवर्नमेंट बनाएगी अपने हिसाब से। और पहले तो म्यूचुअल फंड टैक्स फ्री प्रोडक्ट था। अच्छा। आज से 2018 से पहले म्यूचुअल फंड में कोई टैक्स नहीं लगता था। 1 साल के बाद अब पैसा निकाले, टैक्स फ्री पैसा था। अच्छा। तो वो इसलिए था कि म्यूचुअल इक्विटी में लोगों को इन्वेस्ट कराने के लिए। अब गवर्नमेंट उसमें टैक्स ले रही है, अभी भी कम है, लेकिन हाँ, यहाँ से अब टैक्स ना बढ़ाए ज़्यादा अच्छा इस प्रोडक्ट को तो ज़्यादा अच्छा क्योंकि ये तो बचत करने के लिए है। अगर बचत में से भी अगर कुछ टैक्स निकल जाएगा तो फिर वो बचत करने का गवर्नमेंट को इसको ज़्यादा टैक्स नहीं बढ़ना चाहिए। बस ये 12.5 तक है तो ठीक है, उसके ऊपर अगर टैक्स बढ़ने लगेगा तो फिर बर्डन इन्वेस्टर पर पड़ेगा। 12.5% टैक्स सेविंग्स पे है, जो वहाँ पे रिटर्न्स प्रॉफिट पे है। तो आखिर जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी तो टैक्स दे के ही तो टैक्सेबल इनकम था ना वो, या फिर उसमें माइनस हो जाता है? नहीं, वो आपका जो उस पर टैक्सेबल इनकम था वो आपका। अच्छा। ऐसे हम 100 रुपये कमाएं, 100 रुपये में हम टैक्स कुछ भरें, टैक्स भरने के, देखिए गवर्नमेंट ने अभी बहुत अच्छा सीधा 6 लाख से 12 लाख कर दिया है। हाँ। 12 लाख तक इनकम में कोई टैक्स नहीं है। हाँ। ये सबसे बड़ा स्टेप अच्छा हुआ। हाँ। तो नॉर्मली आज के दिन में जो आम जनता है वो 12 लाख रुपया कमा रही है, उसके नीचे ही कमाएगी। जो अच्छे प्रोफाइल में है, जिनका प्रोफाइल IAS ऑफिसर हैं या बड़े माने पोस्ट में है, या IT हाई क्वालिटी IT प्रोफेशनल हैं, वकील हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उनका इनकम 12 से ऊपर होता है। तो जो 12 से उनका ऊपर है इनकम, उनको टैक्स देने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए अभी का गवर्नमेंट का पॉलिसी काफ़ी अच्छा है। 12 लाख करने से क्या होगा कि लोगों के पास पैसा बचेगा। पहले 12 लाख जो इनकम कमाते थे उनको करीब 2.5-3 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता था। 30% के स्लैब में हो जाते थे, तो वो पैसा सीधा निवेशक को बच रहा। तो अभी क्या है कि एक मिडिल क्लास के पास काफ़ी अच्छा पैसा है। जो अब मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों 12 लाख के नीचे कमाए तो 20-22 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उनको टैक्स नहीं लग रहा है। अब क्या है कि वर्किंग आज के डेट में क्या हो रहा है कि मेट्रोज में हो या इंडिया में ही हो, रांची जैसा Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में भी दोनों लोग कमा रहे हैं। हाँ। पहले क्या था कि एक ही आदमी कमाता था इंडिया में, हस्बैंड कमा रहा है, पूरा फैमिली चला रहा है। आज क्या है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं। थोड़ा भी कमा के अगर उसमें पैसा बच रहा है तो काफ़ी अच्छा हो गया टैक्स स्लैब अभी। अब ये चीज़ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को इस फंड में, म्यूचुअल फंड में। और ये मेरे को लगता है कि नहीं बढ़ाने से ज़्यादा बेटर होगा। कोई अगर कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है तो वो कैसे करे? एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए उन्हें सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अब गोल डिसाइड करेंगे, जैसे कि इसमें काफ़ी 3-4 चीज़ देखना पड़ता है कि एक तो गोल है हमारे पास रिटायरमेंट का गोल है, दूसरा है कि अगर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड एजुकेशन, तो बच्चा लोग के लिए कुछ इन्वेस्ट कर दें लॉन्ग टर्म में। 15 साल 20 साल का प्रोजेक्ट हो जाता है, रिटायरमेंट 25-30 साल का हो गया। उसके बाद शॉर्ट टर्म गोल है, मान लीजिए हमको फ्लैट लेना है, घर खरीदना है 8-10 साल में, उसके लिए भी आप कुछ प्लान कर सकते हैं। कार खरीदना है 5 साल में, तो आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि हम गोल प्लानिंग, गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको कि मेरा गोल क्या है। अगर मान लीजिए कि हमको बच्चा को पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपये चाहिए,
अगर एक बच्चा है या 50 लाख रुपए चाहिए, एक बच्चा है उसको पढ़ाई के लिए मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, तो उसके हिसाब उसके नाम से कुछ फंड इन्वेस्टमेंट करे, SIP में चाइल्ड प्लान होते हैं बच्चे लोग के म्यूचुअल फंड में, उसमें इन्वेस्ट करना चालू करें। अपना रिटायरमेंट के लिए हमको अगर 2-3 करोड़ रुपए चाहिए तो हम रिटायरमेंट के पर्पज़ से SIP चालू कर दें। मेरे को अगर घर खरीदना उसके पर्पज़ से SIP करें। SIP रिटर्न चेज नहीं करे, गोल चेज करिए। तो गोल चेज करके हिसाब से आप अपना SIP चालू करिए फंड में। अच्छे सलाहकार से बात करके किस फंड में कौन सा रिटर्न मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, कौन सा फंड कैसा, मेरे को जल्दी रिटर्न चाहिए या स्लो माने स्टेबल रिटर्न चाहिए, उस हिसाब से अपना प्लान करके इन्वेस्टमेंट चालू करिए। दूसरा चीज़ ये है कि एक टर्म प्लान अपने लाइफ में रखना चाहिए। मान लीजिए कि हम प्लान तो बहुत कुछ कर लिया, अगर हम ही नहीं रहे तो मेरा गोल कैसे पूरा होगा। उसके लिए हम सफिशिएंट टर्म प्लान होना चाहिए। 1 करोड़ 2 करोड़ जो हम कमाते हैं अपना लाइफ वैल्यू देख के, कोई अगर 50,000 कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, सबका दोनों का एक टर्म प्लान नहीं होगा। जो 50,000 महीना कमाता हो 1 करोड़ का लाइफ ले, जो 2 लाख रुपए महीना कमाता हो कम से कम 2-3 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस ले। तो टर्म प्लान एक रखना चाहिए अपने। तो सेकंड में अपना सफिशिएंट इंश्योरेंस रखना पड़ेगा कि मेरे को एक लाइफ में मान लीजिए कि हम कुछ गोल प्लान किए हुए, अपने बच्चे को पढ़ाना है, मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, और मेरे रिटायरमेंट के लिए, वाइफ के लिए, अपने लिए एक रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। लेकिन वो प्लान तभी है कि जब हम कमा रहे हैं, हम जिंदा हैं तब तक चलेगा। लेकिन हम अगर कुछ हो गया मेरे को तो मेरा गोल ख़त्म हो सकता है। हम जो प्लानिंग की वो नहीं सकते, तो उसके लिए हमको एक टर्म प्लान रखना पड़ेगा। अब टर्म प्लान अपने इनकम के हिसाब से चुनना पड़ेगा सबको। किसी का इनकम कम है, 50,000 1 लाख रुपये इनकम है, तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस रख सकता है। कोई अगर ज़्यादा कमा रहा है तो अपना ज़्यादा टर्म प्लान रख सकता है, 5 करोड़ 3 करोड़ का टर्म प्लान रख। तो इंश्योरेंस अपना सफिशिएंट रखना पड़ेगा उनको। तीसरा है कि एक हेल्थ प्लान। हेल्थ प्लान इसलिए कि मान लीजिए कि वो भी, चलिए कल बीमार पड़ गए और मेरे को बड़ा बीमारी हो गया, कोई ऐसा बीमारी हो गया कि जहाँ मेरा 25 लाख रुपए लग गया, 30 लाख रुपए लग गया, और उस समय मेरे को सारा फाइनेंशियल जो भी मेरा चल रहा था, सेविंग्स चल रहा था, उसको हमको तोड़ना पड़ सकता है। हेल्थ के आगे तो कुछ है नहीं, वाइफ है, किसी का भी हेल्थ का फैमिली में आ सकता है कोई भी। तो बीमारी के लिए हेल्थ प्लान भी अपने को रखना है। अगर हेल्थ प्लान अपने को, हेल्थ इंश्योरेंस जो है मेरे को अपना हेल्थ का कभी भी कोई रिक्वायरमेंट पड़ा उस पर मेरे को काम आ जाएगा। अगर नहीं रहे टर्म प्लान मेरे को पैसा बना के दे देगा फैमिली को। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपना यहाँ से पटना जा रहे हैं गाड़ी में, तो एक स्टेपनी लेकर चलते हैं कि अगर गाड़ी किसी कारण से पंचर हो गई तो मैं गाड़ी का टायर बदल लूँ। उसी तरह ये हेल्थ प्लान और टर्म प्लान अपने लाइफ में, जो अपना लाइफ का जर्नी उसमें काम आएगा कि कल को कुछ हो गया, इंसिडेंट खुदा ना खास्ता, तो मेरे को ये फ़ायदा इससे ले लें कि हेल्थ इंश्योरेंस मेरे को क्लेम दे दे हेल्थ के लिए। अगर कुछ हो गया तो टर्म प्लान मेरे फैमिली को एक लमसम पैसा दे दे, जिससे उनका लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस ना आए। ये 3 चीज़ अगर आप रखते हैं, हेल्थ प्लान, टर्म प्लान और आपका म्यूचुअल फंड का गोल प्लानिंग करके चलिए, 3 चीज़ें। और आखिरी में है कि 4-5-6 महीने का एक पैसा है, मैंने मान लिया कि हमको पास कुछ लिक्विड पैसा होना चाहिए बैंक फिक्स में भी। फिक्स डिपॉजिट मान लिया 2-3 लाख रुपए अपने पास रखें कि मान लीजिए किसी कारण से मेरे नौकरी 2 महीना मेरे को कमाई नहीं आए, किसी कारण से लेट से पेमेंट आया, तो मेरे पास एक लिक्विड पैसा भी होना चाहिए जो मेरे को 2-3 महीने का, मतलब बीमार पड़े 2-3 महीने हम काम में नहीं जा रहे हैं, तो वो पैसा भी मेरे पास चाहिए रिक्वायरमेंट के लिए कि जो मेरा 4 चीज़ अपने पास रखना है। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लमसम पैसा, 6 महीने तक का हम लोग बोलते हैं पैसा अपने पास रखिए, अपना 6 महीने का इनकम अपने सेविंग में रखिए, सेविंग अकाउंट में। लाइफ में टर्म प्लान रख लीजिए, हेल्थ प्लान रख लीजिए, और बाकी गोल के हिसाब से म्यूचुअल फंड का SIP कर लीजिए। ये कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो चौथा चीज़ तो हटा देते हैं अभी के लिए। अगर 3 चीज़ पे भी अगर हम फोकस करें, क्योंकि ये तो पर्सनल होता है, वो ठीक है, लोग रखते हैं अपने पास, ये तो इंडिया में है कल्चर कि हाँ सेविंग्स रहता है, कुछ लिक्विड कैश रहता है। 3 चीज़ में क्या खर्च आ जाता है अगर मिनिमम भी अगर देखा जाए तो, जिसमें कि आपका टर्म, आपका हेल्थ और आपका म्यूचुअल, तीनों अगर कोई मिनिमम? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख का रखना चाहिए लोगों को। 10 लाख का सम एश्योर्ड लेकर हेल्थ प्लान करना चाहिए, और कम से कम 1 करोड़ का टर्म प्लान रखना चाहिए। इसमें क्या हो जाता है, इसका मंथली क्या पड़ जाता है? देखिए, एज के हिसाब से अगर 25-30 साल का युवक है या 35 साल का, मान के चल रहे कोई यूथ ही इसको देख रहा है, तो मान लीजिए यूथ अगर है, अगर कम एज का है, तो उसको तो आपको 15-20 हज़ार में 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल जाएगा साल का 15,000 रुपये दे रहा है, तो उसको 1 करोड़ प्योर टर्म मिल जाएगा। और वही अगर 35 वर्ष का आदमी है तो उसको आपको 25 हज़ार पड़ जाता है। ठीक है।
और अगर 45 साल का है तो वो 40,000 रुपये पड़ जाएगा। अच्छा। ठीक है। और हेल्थ इंश्योरेंस में भी उसी तरह प्रीमियम बढ़ता है। अगर कम एज का है तो उसको 7,000 10,000 में 10 लाख का इंश्योरेंस मिल जाएगा। पूरी फैमिली का 15 से 20,000 में इंश्योरेंस हो जाता है 10 लाख का। अच्छा। तो मान लीजिए महीने का 4,000 रुपया आपको हेल्थ में और टर्म में लगेगा। अच्छा। 3 से 4,000 रुपये महीने का। और 3,000 उधर, 7,000 रुपये? नहीं, 3,000 उधर नहीं, उधर आपको जितना ज़्यादा हो सके। अच्छा, वो आपके गोल पे डिपेंड करता है। गोल पे डिपेंड मिनिमम कम जो बात मिनिमम रिटायरमेंट के लिए 3,000 रुपये रख लीजिए। बच्चे लोग के लिए 5,000 रुपये रख लीजिए। वहाँ 10,000 रुपये तक इन्वेस्ट करिए तो ज़्यादा अच्छा है। मिनिमम SIP 10,000 का तो चलाना चाहिए। अच्छा। 3,000 तो आपका एक गोल है रिटायरमेंट, लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए। और भी गोल है ना। हाँ हाँ। तो जैसे मान लीजिए हमको कार खरीदना है। कार खरीदना, कौन सा कार खरीदना डिपेंड करता है। कोई अगर बोलेगा कि मेरे को वैगनर से खुश है तो उसके लिए वो 5,000 का SIP कर ले। और कोई बोलता नहीं मेरे को मर्सिडीज़ खरीदना है 7 साल 8 साल बाद, तो उसको 10,000 रुपये 15,000 रुपये जमा करना पड़ेगा महीने का। मतलब गाड़ी डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, कितना आपको क्या चीज़ चाहिए, उस हिसाब से आप प्लान करिए। अभी अचानक से सिल्वर में 126% का उछाल आया है एक साल में। इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों, क्या रीज़न रहा होगा, या फिर क्या आप इतने टाइम से हैं इस फील्ड में, तो ये अचानक से 126% का रिटर्न एक साल में? देखिए, सिल्वर में और गोल्ड में जो है इन्वेस्ट गोल्ड और सिल्वर में जो बढ़ोतरी हुई है, इसके पीछे कुछ जियोपॉलिटिकल कारण है। एक तो रशिया का जब लड़ाई हुआ, रशिया और यूक्रेन का, जब रशिया ने जब हमला किया था तो उसमें रशिया के पास US का बॉन्ड था काफ़ी, जो कि US ने उसमें सेंक्शन लगा दिया, वो बॉन्ड वो रिलीज़ नहीं कर पाए। तो अब लोग सोचते हैं US बॉन्ड रखे क्या फ़ायदा, हम गोल्ड में रखें। गोल्ड यूनिवर्सल करेंसी है। तो अभी जितनी वर्ल्ड बैंक है, जितनी भी आपका जो देश है, वो गोल्ड परचेज कर रहा है, अपने पास रिजर्व रख रहा है गोल्ड का, कि वो अब डिपेंड नहीं कर रहा है डॉलर रख के। वो चाहता है कि अपने पास गोल्ड रहे, गोल्ड अपने पास ही रख रहा है। तो इसीलिए गोल्ड का डिमांड कंट्रीज़ की तरफ से बढ़ा है। सिल्वर का कारण हुआ, सिल्वर एक्चुअली क्या हुआ है कि सिल्वर काफ़ी सालों से नहीं बढ़ा था, पिछले 15-20 सालों से रिटर्न नहीं दिया था। तो सिल्वर में हुआ क्या कि एक तो सिल्वर का डिमांड काफ़ी यूजेस बढ़ गया है। जैसे आप EV हो गई, सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर में सिल्वर का यूज़ है, EV बैटरीज में है, सोलर पैनल में है। तो ये सब अभी न्यू एज, जब ग्रीन एनर्जी का बात हो रहा है तो उसमें सिल्वर का काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो सिल्वर का डिमांड है, जितना सिल्वर का प्रोडक्शन उससे ज़्यादा खपत है। इसलिए चाइना जो सेमीकंडक्टर बनाता है, वो लोग भी सिल्वर काफ़ी स्टॉक बढ़ा रहे हैं अपना। अब गोल्ड जब एक मेटल बढ़ा, गोल्ड बढ़ गया, तो सिल्वर को भी बढ़ना था, और प्लस अब एक यूजेस आ गया कि हम इसका खपत ज़्यादा है, हाइप कर दिया गया है मार्केट में कि सिल्वर काफ़ी यूज़ है, तो इसके लिए सिल्वर में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक साल में इतना रिटर्न बन गया, अब ज़्यादा रिटर्न हम लोग को नहीं लगता यहाँ से बनेगा। लोग 5 लाख 7 लाख भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये कुछ दिन के लिए स्लो होगा, फिर स्लो डाउन होगा। काहे कि अगर आपका कॉस्ट, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका प्रोडक्ट का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो या तो सब कंपनियां उसके सब्स्टिट्यूट यूज़ करेंगी। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। अगर ये मैं सलाह नहीं दे रहा सिल्वर में नहीं इन्वेस्ट करिए या ना करिए, मेरा अपना थॉट्स है कि ऑलरेडी एक रैली निकल चुका है। ठीक है, अब ये वही चीज़ हो रहा है, जैसे सांप तो निकल गया, अब लाठी पीट रहे हम लोग। ठीक है, कहीं फिर फंस गए। ऐसे 2012 में भी एक बार लोग फंसे थे सिल्वर में। इसी तरह तेजी आया था, सिल्वर 18,000 से बढ़ के सीधा 70,000 हो गया था। अच्छा, इंडियन करेंसी में। और फिर गिर के वो 35-36,000 आ गया था। तो उसी तरह भी इस बार 30,000 से बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गया 2 लाख रुपए, 2,10,000 आज का डेट में है। तो ऑलरेडी 5 टाइम्स तो सिल्वर बढ़ चुका है, 5-6 टाइम्स। करेक्शन आएगा इसमें भी? तो करेक्शन नहीं आया, अब उतना रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों को। एक हाइप है, 2-4 महीने का रैली और रह सकता है, लेकिन सिल्वर में अब जो मेन जो मलाई था वो निकल चुका है, माने जो रिटर्न्स बनना था वो बन गया। अब हाइप है, अब हाइप है ये मेरा अपना थिंकिंग है। हाँ। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सिल्वर नहीं बढ़ेगा और फिर कल को बढ़ जाए तो कुछ नहीं। लेकिन जब रैली होता है तो रैली आसमान छू लेता है, किसी भी चीज़ का भाव आसमान तक ले जा सकता है। तो अभी रैली है, मोमेंटम सिल्वर की तरफ है, 2-4 महीने का मोमेंटम रहेगा, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा रिटर्न बना है। तो आप सिल्वर कर अगर निवेश, पहले का जो निवेश है उसको बनाए रखें, बेच नहीं दीजिए उसको, जो अपने पास पड़ा हुआ उसको रखे रहिए। और गोल्ड एंड सिल्वर तो अपने पास ना इमरजेंसी फंड होता है। ये शादी ब्याह में हम लोग खरीद लेते हैं, 20 साल रखते हैं,
और कोई बेचता नहीं है, ठीक है, कि जाके हम इक्विटी मार्केट में क्या जैसे रिटर्न बना तो लोग बेचने लगेंगे, एंड गोल्ड एंड सिल्वर कोई अभी जाके रेट बढ़ गया थोड़ी बेच के प्रॉफिट बुक कर रहा है। हाँ, निवेश कम करिए, फिर घटेगा, फिर थोड़ा टाइम मिलेगा। मान लीजिए 2-3 साल बाद आपको यही रेट दिख रहा है, तब फिर से स्टार्ट कर दिए गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि टाइम जो रिटर्न्स बनने का टाइम वो निकला है, अब थोड़ा सा वेट करना चाहिए नया निवेश के लिए। और जो पैसा अपने गोल्ड सिल्वर में है वो अपने पास रखे रहिए, बढ़िया, उसको ना बेचिए ना कुछ करिए, अपने इमरजेंसी फंड के लिए रखिए। वो भी एक तरह का लिक्विड फंड होता है। कभी भी अब मैंने मान लीजिए लास्ट सिचुएशन हो अपना कि जब गोल्ड बेचने का समय आता है, जब आदमी को गोल्ड या ज़मीन तब बेचता है जब उसको सब तरफ से लॉस हो जाता है। सब तरफ से जो लॉस हो जाता है वो गोल्ड सिल्वर की तरफ या ज़मीन की तरफ जाता है, तो वो अपने पास रखिए। मेरा तो यही सलाह है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये सारा फाइनेंस के रिलेटेड आज हम लोगों ने बात किया। बहुत ही ज़्यादा इनलाइटिंग था ये, और बहुत सारा टॉपिक था जिसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं था, और ऐसा लगा कि हाँ, ये जो फील्ड है म्यूचुअल फंड से डरना नहीं चाहिए, और एक इसकी पूरी जानकारी लेके एक अच्छे से इन्वेस्टर के पास जाकर उसकी सलाह लेकर अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके।